नमस्कार। राजसभा टीवी पर आप देख रहे हैं बापू की 150वीं वर्षगांठ पर एक स्पेशल पेशकश। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे बापू की जन्मभूमि गुजरात उनकी एक अहम कर्मभूमि भी बनी। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आने के बाद भारत में बापू ने अपना पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में बनवाया। आश्रम जीवन से उनका मतलब था आज़ादी का संघर्ष और साथ में सामाजिक न्याय। जैसे जैसे आश्रम का अर्थ उनकी ज़िंदगी में बढ़ता गया, ये केंद्र बिंदु भी बढ़ते गए और 2 साल बाद 1917 में अपने प्रारूप में आया साबरमती आश्रम। आश्रम, सत्याग्रह और आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी का आगे का सफर इन्हीं बिंदुओं पर शुरू हुआ। एक महात्मा के सफर को अगर समझना है तो इन 3 तत्वों को समझना होगा। ये महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का नया पता था। So the first task really was to find a home where he and the community that had come with him could settle down. He had to find resources which would support that kind of activity. He really didn't know what awaited him here. So that was a period of uncertainty. He also had to begin to learn what India was all about. He had no idea of what India was. He had lived all his adult life outside of the country, so his conception of India was that of an outsider, or what he had gathered over brief visits to India, or not so brief visits to India, but it's really a perspective of somebody who had spent his entire life outside of the country. So he begins to 2 things. More importantly, to begin to understand India, and 2, find a home for the community. 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने आजादी की लड़ाई को एक नई राह दिखाई और साथ ही एक महात्मा की पृष्ठभूमि की नींव भी रखी। गांधी अब आजादी की लड़ाई के एक नए सेनापति बनने जा रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का रुख क्या होगा, उन्होंने इस सवाल के जवाब की शुरुआत अपनी जन्मभूमि गुजरात से की। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की बहुत बड़ी समस्या थी। उसका सफल सत्याग्रह के द्वारा हल करके महात्मा गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को हमारे देश भारत में आए। उस समय उनको आते ही हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़त का काम करना था और भारत के लोगों का एक नवनिर्माण हो, देश का पुनरुत्थान हो, ऐसे काम करना था। तो उनको लगा कि इस काम के लिए एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम लोगों को तालीम दे सके और मेरे जो सत्याग्रह की विचारधारा है उसके अनुसार लोगों को तैयार करें। शुरुआत जो फिनिक्स से हुई, टॉलस्टॉय में भी रहे, किराए के मकान में रहे, यहाँ बाहरी अपना डेरा बना दिया। तो अहमदाबाद के लोगों ने दरअसल गांधी जी को आमंत्रित किया था और गांधी जी खुद भी सोच रहे थे कि कहाँ रहना है भारत में। अहमदाबाद के लोगों के आमंत्रण को मान देकर वो यहाँ रहे हैं और 15 साल अहमदाबाद में बिताए। 1915 में ही आ गए थे और 30 तक वो यहाँ रहे। यूं तो समक्ष भारत बापू की कर्मभूमि रहा, लेकिन भारत लौटने के बाद गुजरात उनके आंदोलन का एक अहम केंद्र बिंदु बना। हालांकि उनके कई मित्रों और सहयोगियों ने राजकोट, यहां तक कि कलकत्ता समेत कई शहर आश्रम बनाने के लिए सुझाए, बापू ने आखिरकार अहमदाबाद को चुना।
Well, he had to find a home for himself and find a home for another 45 people who had come with him from South Africa. There was no natural home for them. There were many offers and there were many possibilities. The Phoenix Party, as it used to be called, was at Shantiniketan. It had preceded, it came before Gandhi, and all of them were at Shantiniketan. So Shantiniketan was one possibility. Hardwar was another possibility. Baijnath Dham was another third possibility. And Gandhi chose finally to hire a house in Ahmedabad and set up the community in Ahmedabad. और ये साबरमती आश्रम का 1917 में आरंभ हुआ, तो उस समय ये वीरान ज़मीन थी और साबरमती के किनारे पर थी। बाजू में साबरमती जेल भी थी। तो उनको एक ख्याल था कि जहाँ जेल होती है वहाँ का हवामान बहुत शुद्ध होता है, वहीं जेल का काम चलता है। तो उन्होंने ये जेल के नज़दीक आरंभ किया और उनके साथ ये भी ख्याल था कि अगर सत्याग्रह करके हमें आज़ादी की लड़ाई को आगे चलाना है तो उनको सत्याग्रह या एक पैर या तो जेल में होगा या तो बाजू में हमारे जो दधीची ऋषि का स्थान है, वहाँ अहमदाबाद का स्मशान है, उसका एक पैर स्मशान में होगा। तो ये बहुत सिंबॉलिक, दो सिंबल के बीच में उन्होंने ये आश्रम का आरंभ किया। और अपनी जीवनी सत्य के साथ प्रयोग में उन्होंने लिखा, गुजराती होने के नाते मुझे लगा कि मैं अपनी भाषा गुजराती से देश की और बेहतर सेवा कर पाऊंगा। साथ ही अहमदाबाद हथकरघा के कौशल का एक प्राचीन केंद्र है और अगर इस कला को पुनः जीवित करना है तो वो यहीं से हो सकता है। हथकरघा एक कला भर ही नहीं बल्कि एक लंबे आंदोलन की सांकेतिक नींव भी थी। गुजरात में साबरमती आश्रम के स्थापित होने के बाद आज़ादी की लड़ाई को एक नया, कह सकते हैं एक और जोर मिला। आश्रम जीवन क्या है? आज़ादी की लड़ाई में आश्रम के जीवन का क्या महत्व है? बापू अक्सर इन्हीं बिंदुओं पर सोचा करते थे। जैसे जैसे संग्राम, आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ती गई, आश्रम के साथ कई अनेकों हस्तियां जुड़ती गई और उन सवालों के जवाब भी मिलते रहे। आज़ादी की लड़ाई में कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। जब तक देश के नागरिकों में समानता का अभाव रहेगा, हम एक नहीं हो सकेंगे। आश्रम जीवन इस सिद्धांत को पूरा करने के लिहाज से भी जरूरी था। भारत की मिट्टी पर बापू के पहले आश्रम संस्थान की शुरुआत मात्र 25 लोगों से हुई और आश्रम जीवन के लिए बापू और उनके साथियों ने नियम और आचरण भी बनाए। आश्रम अब सत्याग्रह के लिए संचार का केंद्र बनने लगा था। आरंभ में उन्होंने कृषि और शिक्षा और पशुपालन और ग्रामोद्योग के काम के से आश्रम का काम शुरू हुआ और उस समय वो कर्मवीर गांधी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो हमारे देश के बहुत प्रबुद्ध, विचारवान और बहुत सक्षम लोग भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वे लोग भी गांधी जी के साथ जुड़े। उसमें काका साहेब कालेलकर, महादेव भाई देसाई, नरहरि परीख और भी बहुत ऐसे विशिष्ट लोग उनके साथ जुड़े और आश्रम का काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। First, it's a monastic life which is to a very large extent drawn from Christian Trappist monastic church. The activities, the emphasis on physical labor, for example, is not something that the ashrams of the antiquity had. The idea that it is a caste-less organization
or where people from all communities, castes, and religion live together, is not the ashram of the antiquity. So Gandhi's ashrams, as they were called, were sites of experiment, sites of economic experiment, political experiments, societal experiments, and spiritual experiments. बापू के आश्रम जीवन की एक और देन रही चरखा और इससे बुनी खादी। ग्राम स्वराज और स्वदेशी जैसे आंदोलन की शुरुआत इन्हीं दोनों बिंदुओं से हुई। चरखा और खादी, ये दोनों आज सत्य और अहिंसा के साथ साथ आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। अंग्रेजों का यही था, भारत के लोगों की मानसिक गुलामी भी उनको चाहिए थी। गांधी जी ने एक तरीका निकाला। गांधी जी ने कहा कि चरखा चलाओ। चरखा चलाने से अपने मन का काम कर रहे हो, अपनी इच्छा का काम कर रहे हो। जब हम अपनी मन की, अपनी इच्छा का काम कर रहे हैं तो उस समय दौरान हम गुलाम नहीं है, उस समय दौरान हम आज़ाद हैं। This becomes very crucial because this is really where constructive work begins. This is from where most importantly the work on khadi began. Very importantly the work on rural industry began. The entire march towards Swadeshi began from the ashram. The training for it was done at Sabarmati. Along with was the Gujarat Vidyapit, which was to be the intellectual center where learning in like a modern university was to take place. So these were two partnering institutions, one focusing more on learning, the other focusing more on life, a political life, a social life, a cultural life was to happen. जहां 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने ग्राम स्वराज और स्वदेशी जैसे दूरदर्शी आंदोलनों को तेजी दी, तो वहीं बापू को अपने शुरुआती प्रयोग में सफलता मिली। अहिंसक सत्याग्रह अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का तरीका बन चुका था। सत्याग्रह, सत्याग्रह यानी जो सही बात है, जो न्यायी बात है, जो उचित है, उसका आग्रह करके हमें अहिंसा से उसका हल करना। यानी हमें शरीर पर या तो कोई हिंसा का आसरा नहीं, लेकिन अहिंसा और सत्य के द्वारा वो समस्या का हल करना, वो सत्याग्रह है। आश्रम के एक पैनल में आप देख पाएंगे, आश्रम एक विचार करके लिखा है, और आश्रम में जो जो लोग जुड़ते थे उनमें एक अलग सा अनुभव सब लोग पाते थे कि जहाँ थे वहाँ से कुछ उनके जीवन में जो अपने आप में परिवर्तन पाते थे। तो गांधी जी के सहवास में लोगों ने एक अच्छी सी जीवन की दिशा को प्राप्त किया है। और अगले ही साल 1918 में गांधी ने एक और सत्याग्रह की शुरुआत की, खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के बाद ये गुजरात में उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था। सूखे और प्लेग की महामारी से ग्रस्त किसानों पर अंग्रेज सरकार की कर वसूली उनके लिए एक बेहद बड़ी मार थी। जब कई बार आग्रह करने के बाद भी अंग्रेज सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तब बापू ने खेड़ा के ग्रामवासियों और पटीदारों से सत्याग्रह करने को कहा। इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल बापू के आंदोलन के एक अहम स्तंभ बनकर सामने आए। ये बापू और सरदार की एक लंबी साझेदारी की भी शुरुआत थी। मैं समझता हूँ कि गांधी जी के बहुत से कार्यक्रम को चालना मिलने में, उसको आगे बढ़ाने में गुजरात के लोगों ने उस समय बहुत योगदान दिया। और गांधी जी के विचार में जो सत्य और अहिंसा जो वगैरह मूलभूत विचार है, उसकी यहाँ अच्छे ढंग से लोगों ने अब काम आरंभ किया। तो जैसे उनकी कर्मभूमि में इस साबरमती से उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए, उसमें
ऐसे एक बाद एक उस चंपारण के बाद तुरंत ऐसा ही एक किसानों का सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में आ गया और चंपारण की वजह सफलता की वजह से खेड़ा के किसानों ने भी गांधी जी को कहा कि आप इसकी अगुवाई करें, तो खेड़ा सत्याग्रह चलाया। ये वो समय था जब बापू ने अपने आंदोलन के साथ जनसंचार के माध्यम भी खड़े किए। 1919 में यंग इंडिया की स्थापना हुई, जो कि एक साप्ताहिक अखबार हुआ करता था। इस मुहिम से आगे चलकर बापू ने 1929 में नवजीवन प्रेस की भी स्थापना की। आजादी की लड़ाई के आंदोलन में नवजीवन और यंग इंडिया के योगदान की मिसाल आज भी दी जाती है। हम अगर गांधी जी को गांधी जी की ही फ्रेम में देखें, जो कि उनकी भी वृत्ति नहीं थी, लेकिन ये सौराष्ट्र और गुजरात की भूमि में जो इनबिल्ट कुछ बातें थी ना, वो उन्होंने ग्रहण की। अब मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं, अस्पृश्यता निवारण, तो गांधी जी ने तो ये यहाँ पर 80 साल पहले, 100 साल पहले ये बात की। ये सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ में 600 साल पहले ये बात की थी। वो भजन गाने जाते थे और जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, जो एक बात थी ऐसी, ये मैं तो उसको सामाजिक दूषण कहता हूँ, वहाँ पर जाके वो भजन गाते थे। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। तो गांधी ने जाने अनजाने वो संस्कार वहाँ से लिए और वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, ये नरसिंह मेहता का पद है। अपनी कर्मभूमि से शुरू हुए आश्रम जीवन और उसके नियमित जीवन से बापू के आंदोलन आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्होंने खुद अपने को अब पर्दे से पीछे रखना शुरू कर दिया था, जिसकी मिसाल बारडोली सत्याग्रह में भी देखने को मिली। That was the decade of the 1920s is a period when Gandhi had withdrawn from politics. Right? 1922 is when Chauri Chaura happens. He suspends the non-cooperation and Khilafat movement. He's imprisoned, he's released, and that is the period when he actually goes into hibernation. Not really participating in the political activity. Congress also sees certain kinds of fragmentation. And it's around 1928-29 that Gandhi is drawn back into the political movement. साल 1928 आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब काफी सक्रिय हो चुकी थी। गांधी संग्राम के सेनापति थे, तो सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इसके चेहरे बन चुके थे। उसी वर्ष देश एक बार फिर एक अहिंसक सत्याग्रह करने को खड़ा हो चुका था, बारडोली सत्याग्रह। इस आंदोलन की अगुवाई सरदार पटेल द्वारा की गई, जहां मांग थी अंग्रेज सरकार की कर बढ़ोतरी का विरोध। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने एक आदेश पारित कर किसानों के कर को 30% से भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक खेड़ा की तरह ही अनेकों गुहार और गुजारिशों के बाद भी अंग्रेज सरकार ने किसानों की एक भी नहीं मानी और अंततः सरदार की अगुवाई में बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई। वो गांधी जी ने कहा कि अब एक आंदोलन वल्लभ भाई चलाएंगे और बारडोली में गांधी विचार के अनुसार और सत्याग्रह की सही रीत से वो आंदोलन चलाया गया और उसमें भी सफलता मिली। और गांधी जी ने कहा कि हमें उस समय सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई हुई तो मुझे सरदार मिले। वो वल्लभ भाई पटेल ही उस समय थे, लेकिन लोगों ने उनको सरदार सरदार कहा। तो गांधी जी ने कहा कि ये बारडोली सत्याग्रह की फलश्रुति किसानों को जो सही समस्याएं थी उसका तो निराकरण हुआ, लेकिन मुझे तो सरदार मिले, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्याग्रह के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और बड़े कर को वापस लिया गया और साथ ही किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस की गईं। हालांकि इस आंदोलन की अगुवाई सरदार पटेल ने की थी, लेकिन इसकी सफलता का सेहरा सरदार ने बापू को पहनाया।
मगर बापू भी कहाँ रुकने वाले थे। सत्याग्रह की कामयाबी पर उन्होंने कहा, आज सरदार को अपना वल्लभ मिल गया। साबरमती आश्रम, ये आश्रम सिर्फ भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक पड़ाव ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में एक अध्याय भर है। गांधी जी के तमाम बड़े बड़े सत्याग्रह की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुई। वो सत्याग्रह चाहे चंपारण का हो, चाहे राउलेट एक्ट का विरोध हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, या बारडोली, या फिर दांडी मार्च। बारह मार्च 1930 ये भारत के इतिहास में एक शिलालेख की तरह जड़ा रहेगा। इसी दिन बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ये वो आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। साबरमती आश्रम की वो सुबह देश को आज भी याद है। आज़ादी की लड़ाई में जितने भी प्रकरण हुए, उसमें से बहुत बड़ा, अगर द बिगेस्ट चैलेंज, द बिगेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो दांडी कूच, ये यहाँ से ये गुजरात से हुई। तो क्योंकि वो जब हिंसा का पूरा वातावरण था, उस वक्त पूरी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए था कि अहिंसा से सब कुछ हो सकता है। तो ये पूरा, और दांडी का जो सत्याग्रह है उसकी नींव तो जब वो इंग्लैंड में से तब रखी गई थी। नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो अफ्रीका में भी उन्होंने लिखा था, फिर जाकर ये बात आई। आश्रम में गांधी जी के जो यहाँ पर शुरुआत हुई किराए के मकान में और यहाँ आए, उस दौरान जो जो घटनाएं हुई, जैसे कि बिहार में जाना हुआ गांधी जी का मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, चौरी चौरा का इंसिडेंट्स में गांधी जी ने उपवास रखे, कोहाट हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तब गांधी जी ने चंदा इकट्ठा किया, वाइकम सत्याग्रह में केरल में भी जाना हुआ गांधी जी का, और नमक सत्याग्रह तक गांधी जी की जो पूरा हम देखेंगे, उस दौरान लोगों के अंदर एक जुवाड़ पैदा करना चाहते थे आज़ादी के लिए, तो वो यहाँ से संभवित हुआ। तो आश्रम एक ऐसा स्थान बना कि जहाँ से आज़ादी की एक बहुत बड़ी पहल हुई। 24 दिनों तक मध्य गुजरात के कई गांव और शहरों से होती हुई बापू के सत्याग्रह का जन सैलाब 6 अप्रैल 1930 को नवसरी के दांडी तट पर पहुंचा। और सुबह 6:30 बजे अपनी मुट्ठी में नमक उठाकर बापू ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर तोड़ डाली। He'd been thinking about salt and salt laws for a very long time, so it is not something that came to him as a sudden idea. Even as early as 1909 in Hind Swaraj, he says, well, if you're talking about injustices, salt law is not a minor injustice. So he was aware that there is this institutional mechanism of extraction which seemed to be unfair and unjust. So there was a longer engagement that he had with the idea of salt. Also that he was somebody who constantly experimented with saltless and salt-free diet, right? So he knew what salt really meant to people, and symbolically it was very important because that was the idea that something that united all living beings. दांडी के पास जो नमक का उत्पादन हो रहा था और उसका जो वहाँ वर्कशॉप था, वहाँ एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आरंभ किया, और उस सत्याग्रह में इतनी सरकार ने ज़बरदस्ती की, लोगों को मारा पीटा, सत्याग्रहों के साथ बहुत ज्यादती हुई, तो उसका असर देश भर में हुआ। और करीब करीब कहते हैं कि 60,000 लोग उस समय जेलों में गए देश भर में, और उसके जो वातावरण बना उससे हिंदुस्तान के जो आज़ादी की लड़त थी उसको बहुत बल मिला। और कहा जाता है
कि दांडी सत्याग्रह से ब्रिटिश राज्य के जो नींव है उसमें लूना लगा, यानी क्षार आ गया, उसका ध्वंस होना आरंभ हो गया। आंदोलन और आश्रम जीवन। साबरमती में इन दो बिंदुओं की जो नींव रखी गई थी वो आगे चलकर बेहद कारगर तरीके से देश के कई हिस्सों में फैलना शुरू हो गई। कई तो बेहद निर्णायक आंदोलन के रूप में भी तब्दील हुई। किस तरह से आगे चल के ये आंदोलन, जिसको दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह से एक बेहद ज़बरदस्त गति मिली, आगे चलकर इसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया, या कहें बापू के जीवन को प्रभावित किया, और साथ ही आश्रम जीवन ने किस तरह से हमारे संग्राम को दिशा दी। ये सब जानने के लिए देखते रहिए बापू की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। आगे के एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरह भारत के अन्य हिस्सों में बापू के आश्रम जीवन ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। शुक्रिया।